लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम स्टीम देखा, राइट। दूसरा विथ विद द हेल्प ऑफ कोल, न्यूक्लियर भी देखा। सबसे पहले स्टीम एंड कोल से जो स्टीम तैयार होगी उन दो टाइप से देखा। दूसरा था यूजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो देखा। ये तीन टाइप के देखे, राइट ना। इन तीनों के ड्रॉबैक्स भी हमने देखे क्या क्या है। एंड नेचुरल गैसेस से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो भी देखा। तो whether these are we use natural gas or coal for production of electricity, उसमें ड्रॉबैक्स क्या आते हैं। एक पॉइंट होता है एयर पोल्यूशन का, सूट जनरेशन वगैरह, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीजेस के चांसेस हाई हो जाते हैं। दूसरा जो कोल है, इट इज अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल, सो वो रीजनरेट नहीं कर सकते। दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, राइट। जो न्यूक्लियर फ्यूल्स यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो एक टाइप हमने देखा था, उसमें हमने यूरेनियम एंड प्लूटोनियम यूज किया था। उसमें जो न्यूक्लियर जिसको ये बोलते हैं ना, तैयार होते हैं साइड प्रोडक्ट जो तैयार होते हैं, दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू, उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तो दे कैन कॉज सीरियस इफेक्ट्स, ये भी हमने देखे, राइट। तो ये ड्रॉबैक्स जिनमें नहीं होते हैं, ऐसे कुछ टाइप हमको ढूंढने पड़ेंगे फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, राइट। तो अभी ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट, इसमें जो हमने प्रीवियसली तीन अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उनके ड्रॉबैक जो देखे, उनको सिर्फ यहाँ पर एक साथ किया हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द डिफरेंट effects caused because of these two, जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं उनसे। तो सबसे फर्स्ट है burning of fossil fuels like coal and natural gases, it leads to the emission of certain gases and soot particles, right? This will cause air pollution. Then incomplete combustion of fuels leads to the formation of carbon monoxide. जो हम कोल या फॉसिल फ्यूल या नेचुरल गैस यूज करते हैं, उसमें अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो उसका एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज अगेन वेरी, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से एयर पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट करता है। तो इट एडवर्सली अफेक्ट्स आवर हेल्थ, increasing increase in the percentage of carbon dioxide in the air because of burning of fuels affects the environment severely. तो जितना हम कोल बर्न करेंगे या नेचुरल गैसेस को बर्न करेंगे, CO2 बाहर निकलेगा, राइट। सो अमाउंट ऑफ CO2 इन नेचर या एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज, एंड इसके वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको और ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है। सो द फिनोमेनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। तो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए ये एक रीजन हो सकता है। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल, दिस लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक एसिड रेन। हम लोगों ने 10th में ही देखा ना एसिड रेन, या 11th में शायद सिखाया था। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। जब रेन आता है तो सबसे पहला जो रेन था उसमें इसमें केमिकल रिएक्शन होती है एंड एसिड रेन फॉर्मेशन होता है। एसिड रेन जो होता है, इट जो हमारे स्टैचूज या ब्रिजेस वगैरह होते हैं जहाँ पर हम आयरन यूज करते हैं, तो उस आयरन को रस्ट करने में ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एक्चुअली। सूट पार्टिकल्स जनरेटेड बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसी को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन।
दोनों का मीनिंग सेम है। सो अगर आपको इनकम्प्लीट कंबशन नहीं याद आया तो आप इनकम्प्लीट बर्निंग सिंपल वर्ड लिख सकते हैं। सो इट कॉजेस एयर पोल्यूशन, कैन लीड टू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक अस्थमा। तो फर्स्ट पॉइंट में हमको दो चार पॉइंट सिर्फ ध्यान में रखने हैं। इनकम्प्लीट कंबशन के वजह से या इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैसेस, इनके वजह से फर्स्ट एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगा, that will create air pollution. दूसरा because of burning of these things again CO2 increase हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, this will lead to global warming। ठीक है। देन इसी तरीके से combustion of these fuels के वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, it is released in atmosphere, if it gets mixed with rain water it will form acid rain। ठीक है। सो दीज आर द, एंड यहाँ पर एयर पोल्यूशन का एक पॉइंट हमको लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है समझ में आ गया यहाँ पर। सेकेंड, इट टुक मिलियंस ऑफ years for the formation of fossil fuels like coal, crude oils and natural gases। so natural gases and coal, ये जो है नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल्स जो है, ये क्या है फॉसिल फ्यूल्स है ना। हमको पता है फॉसिल फ्यूल्स तैयार होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं। अगर हम इनको विदाउट एनी लिमिटेशन यूज करते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, राइट। ऑल्सो द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल्स इज लिमिटेड। नाउ ये क्या अनलिमिटेड फॉर्म में हमको मिले हैं क्या, नहीं, लिमिटेड है ये सब। दे आर गोइंग टू डिप्लीट इन द फ्यूचर, जितना हम उनको यूज करेंगे उतना उनका डिप्लीशन होता जाएगा। डिप्लीशन जितना हो रहा है उतना वो रिक्रिएट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। सो हमको यहाँ पर इन चीजों का हेल्प लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो भी प्लांट्स है उसमें लिमिटेशंस आ जाएंगे, बराबर है ना। So it is said that the current speed of their use, the coal reserves in the world would last for another about 200 years or so, and the natural gases reserve for about 200 to 300 years। अगर जिस स्पीड से हम लोग अभी कोल या क्रूड ऑयल्स नेचुरल गैसेस को यूज कर रहे हैं, अगर वही स्पीड रहा तो इतने सालों में ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो हमको एक्चुअली ये नहीं करना है, क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना कि ये सारे जो नेचुरल गैसेस है या कोल वगैरह या फॉसिल फ्यूल्स जिसको हम बोलते हैं, ये हमको मिला हुआ एक ये होता है जिसको हमको प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि हम उसको जनरेट तो कर नहीं पाने वाले हैं। वी हैव टू ट्रांसफर इट टू नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। इनका यूज हमको लिमिट में ही करना है, राइट। दैट इज वाई हमको न्यू वेज ढूंढने जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स नेचुरल गैसेस वगैरह। थर्ड पॉइंट इज वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स इन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, लाइक उनका जो डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डिजास्टर। सो न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं, उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना जरूरी होता है। अगर वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं हुए तो इट कैन लीड टू डिजास्टर्स, लाइक जैसे कि इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को अगर ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपोज होती है तो डिफरेंट काइंड के स्किन डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेनेटिक डिसीजेस, ये सारे हो सकते हैं। सो इसका भी यूज हमको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि डिस्पोजल जो है ना न्यूक्लियर वेस्ट का, इट इज अगेन अ टास्क, डिफिकल्ट टास्क होता है। So considering all these points, it can be said that energy generation from fossil fuels and nuclear fuels are not environment friendly। तो ये जो भी हमने तीन अलग अलग टाइप देखे ये environment friendly नहीं है actually, right। Now towards environment friendly green energy या environment friendly energy, तो जो एनर्जी हम यूज करने वाले हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिससे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं होगा, तो ऐसी जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। सो देयर आर अदर वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विच अवॉइड्स, जो अभी हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखे, इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम कुछ अदर वेज यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वर, जो डैम होते हैं ना,
हम उसी के लिए बनाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वायर, विंड, सनलाइट, विंड यानी हम विंड मिल का यूज करते हैं, सनलाइट यानी सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, बायोफ्यूल्स इनका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते। दीज आर द वेज जहाँ पर एनवायरनमेंट को हार्म करने वाले कोई भी बाय प्रोडक्ट्स तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे, वाटर है, विंड है या सनलाइट, ये कैसे सारे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, राइट। जब रेन होता है तो वाटर को हम स्टोर करके रख सकते हैं वाटर रिजर्वायर्स। विंड तो होता ही है हर जगह पर, सनलाइट हमेशा ये जब तक सन है। इसका मतलब क्या है, दीज आर द या बायोफ्यूल्स, ये जो भी रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सारे कैसे हैं, रिन्यूएबल है, हम तैयार कर सकते हैं इनको, राइट। इनके सोर्स जो है वो सारे के सारे इंटैक्ट रहते हैं। So examples of such the energy sources used in such options like water reservoir, wind, sunlight, biofuels are never ending, right? They are perpetual, यानी वो renewable source of energy में आते हैं. Moreover, use of these sources do not lead to environmental problems. So इन sources को अगर हम use करते हैं for the production of electric energy, कुछ भी ऐसी harmful चीज तैयार नहीं होती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है। Therefore, electricity generation through these sources can be called as environmental friendly. तो environmental friendly का मीनिंग ये होता है कि जिससे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं होगा, हानि नहीं होगी, राइट। सो ये जो भी सोर्सेस हम यूज करते हैं ये सारे कैसे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इनकी कोई ड्रॉबैक्स एज सच एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं है। We can also call the energy generate, and that is why इन सोर्सेस को यूज करके जो एनर्जी तैयार होती है उसको हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी, ठीक है। सो द एनर्जी which we are going to generate using these kind of processes uh, which are harmless for the environment is called as green energy. Now, looking at the problems in the electricity generation using fuels like coal, natural gas वगैरह वगैरह, ये सारे कैसे होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, दैट इज इट इज कॉल्ड एज ग्रीन एनर्जी। कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर, राइट। नाउ अभी हमको जो ग्रीन एनर्जी का सबसे पहला पॉइंट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी यूजिंग वाटर रिजर्वायर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैसे करते हैं ये यहाँ पर देखते हैं। नाउ यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर। सबसे पहले क्या होता है, जो डैम्स होते हैं उनमें वाटर को स्टोर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पानी कैसे होता है, बहता होता है क्या, नहीं होता है, राइट। मतलब यहाँ पर वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बाद में इसी पानी को, अगर किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को आपने विजिट वगैरह किया है, स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, नहीं किया, तो उससे कैसे होता है, डैम का जो लेवल होता है ना उससे नीचे के लेवल पर टरबाइन होता है, ठीक है। क्या होता है, एटलीस्ट आपने टीवी पर देखा होगा ना, वाटर फ्लो करते नीचे आता है, बहुत स्पीड से होता है, राइट। तो जो रिजर्वायर होता है डैम में, उस वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको जब वाटर फ्लो करके नीचे आता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। एंड वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी यूज की जाती है जो नीचे टरबाइन होता है उसको, उसके ब्लेड्स को मूव करने में, राइट। सो ये सब, एंड बाकी का जो प्रोसेस होता है वो अदर जो थी हमने देखे ना, सेम उसी तरीके से होता है। टरबाइन के अंदर जनरेटर होता है, जनरेटर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार करेगा, सो सेम इज द सीक्वेंस वही होता है, सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा का ये है। सो काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर और पोटेंशियल एनर्जी इन द वाटर रिजर्वायर। रिजर्वायर यानी स्टेबल जो वाटर है उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं, राइट। वो मूव नहीं करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्या अभी इतनी नहीं होगी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हियर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर और पोटेंशियल एनर्जी इन द वाटर रिजर्वायर, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर, right. Now this energy in hydroelectric power plant, the potential energy in water stored in dam is converted into kinetic energy of water.
कैसे कन्वर्ट होती है, उस डैम वाटर को लो लेवल पर लाया जाता है, फ्लो करके, राइट। एंड इन दिस वे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे स्लाइड्स होता है ना, हमारे स्लाइड खेला होगा ना, उसी तरीके से। सो इन दिस वे द पोटेंशियल इन दिस वे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर जो है उसको हम बना कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। द फास्ट फ्लोइंग इज ब्रॉट फ्रॉम द डैम टू द टर्बाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम। तो टर्बाइन को कहाँ पर लगाया गया होता है, एट द bottom of the tank. The kinetic energy of the flowing water drives the turbine. तो ये जो kinetic energy होगी flowing water की, it will drive the blades of the turbine. इसका मतलब वो turbine को घुमाएगी, drive करेगी. Now the turbine in turns drives the generator to generate the electricity. तो यहाँ पर हमको छोटा फ्लो चार्ट दिया है, वाटर रिजर्वायर विद पोटेंशियल एनर्जी, देन वाटर टरबाइन, यानी यहाँ पर एक ब्लॉक क्या उन्होंने मिस कर दिया, मिस किया या नहीं लिखा है, जो हमको पता होना चाहिए कि ये जो वाटर रिजर्वायर विद पोटेंशियल एनर्जी है, वाटर विद काइनेटिक एनर्जी आएगा यहाँ पर, देन वाटर टरबाइन, जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आएगा, आएगा, ओके। सो this is the energy flow chart. Potential energy in water converted to kinetic energy in flowing water, then kinetic energy in turbine, and at the last stage electrical energy is produced. यहाँ पर एक डैम वाटर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हमको छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर डैम है, रिजर्वायर दिख रहा है हमको यहाँ पर पूरा, एंड वाटर यहाँ से स्लाइड किया जाता है नीचे के साइड में, यहाँ पर टरबाइन होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये फ्लो करेगा, एंड ये फ्लो करेगा तो यहाँ पर जनरेटर फ्लो होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, थ्रू दिस इट इज कैरिड, इस तरीके से होता है, राइट। Now since no fuel is burnt in hydroelectric plant, now इस प्लांट में कोई भी फ्यूल बर्न नहीं किया है, जैसे हमने कोल बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी तैयार की थी, या नेचुरल गैसेस यूज करके, या न्यूक्लियर पावर, ओके, बर्निंग का चल रहा है, तो ये दो ही पॉइंट्स वहां पर आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर कोई बर्निंग की प्रोसेस नहीं, मतलब यहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं होगा। सो देयर इज नो एयर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ combustion of fuel. However, considering the issues like food, बट इसके वजह से क्या होता है, जहाँ पर हमको डैम तैयार करना है वहां पर अगर कोई मतलब गांव वगैरह बसा हुआ है, तो हमको उन लोगों को वहां से माइग्रेट करके दूसरी जगह पर रहने के लिए जगह प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसी को माइग्रेशन बोलते हैं। तो वहां पर अगर कोई लोकेशन है, यानी इनहैबिटेशन है, तो उसको हमको लोकेट करना पड़ता है किसी अदर जगह पर। सिमिलरली अगर वहां पर गांव है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल लैंड होगी, फर्टाइल लैंड होगी, तो वो लैंड भी इस डैम के पानी के नीचे आ जाती है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ this plant. So however, considering the issues like forced migration of large community, submerging of forests and fertile land, एक तो फॉरेस्ट भी सबमर्ज हो सकते हैं, पानी के नीचे आ सकते हैं, फर्टाइल लैंड जो है वो पानी के नीचे आ सकती है, then adverse effect on the living creatures in the river. रिवर कैसी होती है, फ्लोइंग होती है, राइट। तो फ्लोइंग वाटर का जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेयर टू स्टोर्ड जो वाटर होता है उसमें से। सो बिकॉज ऑफ दिस इट कैन लिटिल बिट अल्टर द लिविंग क्रीचर्स, और उनका जो लाइफ होता है उस पर इसका अफेक्ट हो सकता है। it has always been a point of debate. So actually इस वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगेन एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, ये जैसे पहले सी कोई भी चीज हो उसके छोटे मोटे ड्रॉबैक्स तो होती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो विदाउट एनी ड्रॉबैक हमको मिलती है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है।
ना अभी हमने देखा कि एक नुकसान जो एयर पोल्यूशन वगैरह वगैरह का है तो वो इससे नहीं हो रहा है, पर दूसरा माइग्रेशन या जो एक्वाटिक वर्ल्ड होता है वो थोड़ा सा अल्टर हो सकता है। तो इस तरीके के यहाँ पर डायरेक्टली नेचर पर नहीं हो रहा है, बट एक जो पार्ट होता है नेचर का एक्वाटिक इकोसिस्टम वो हैम्पर यहाँ पर हो रही है। या फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, हमने देखा हुआ है। तो फॉरेस्ट भी यहाँ पर पानी के नीचे सबमर्ज होते हैं। तो एक्चुअली इट इज एनवायरमेंट, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि एनवायरमेंट को हानिकारक तो है ही। दूसरा आपको ये पॉइंट पता है, जो अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं दे आर ऑलवेज, उनका जो सेंटर होता है वो बहुत बार नियर डैम्स वगैरह जो होते हैं ना उस जगह पर होता है। नहीं पता, सर्च करो गूगल पर कि ऐसे कुछ अगर टाइम होगा तो। मतलब बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो इस तरीके से डैम के आजू बाजू में होते हैं। ऐसे क्यों होता होगा? हम लोग डैम कहाँ पर बनाते हैं? जहाँ पर एक तरीके का लाइक बेसिन लाइक होता है जहाँ पर पानी स्टोर हो सकता है नेचुरली, राइट। यानी वहां पर क्या होगा, अर्थ का क्रस्ट कैसे होता है, थोड़ा सा पतला होता है, बराबर है ना, पतला होता है। एंड दूसरा, जो पानी हम स्टोर करते हैं वो थोड़ा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रेशर भी नीचे ज्यादा पड़ता है, राइट। एंड दैट इज वाई वो अट्रैक्ट करता है इस तरीके से कि जो पॉइंट्स होते हैं वो उन एरिया में ज्यादा होते हैं। हमारे आजू बाजू में जो डैम्स है, बड़े बड़े डैम्स है, छोटे छोटे से बड़े बड़े डैम्स, वहां पर देखो अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक के हमको ये मिलते हैं, मतलब नोटिस किया जाता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस। सो ये चीजें जो है ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। Now, since no fuel is burnt in hydroelectric power generation, there is no pollution resulting in combustion of fuels. If there is sufficient water storage in the dam, it is possible to generate electricity as and when necessary. अगर ये जो डैम का एरिया है ये ऐसे जगह पर है जहाँ पर रेन वगैरह प्रॉपर होता है, इसका मतलब क्या है, वाटर स्टोरेज वहाँ पर हमेशा ही अच्छा रहेगा। तो अगर ऐसी चीज है या ऐसी बात है तो जब हमको चाहिए तब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इसका मतलब। Although water reservoir is used for power generation, it can be replenished during the rainy season, leading to uninterrupted power generation. यानी जब हम वाटर रिजर्वायर जो है मतलब जिसको हम स्टोर करके रखते हैं उस वाटर को यूज कर रहे हैं, राइट। वो वाटर आगे जाके कैनल्स में, रिवर में छोड़ा जाता है, बराबर है ना। इसका मतलब क्या है, रिजर्वायर में जो भी क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो कैसे हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, राइट। नाउ प्रॉब्लम्स क्या है, जो बैक वाटर होता है, बैक वाटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर इन डैम मे सबमर्ज द विलेजेस और टाउन्स इन दैट एरिया। तो अगर फॉर एग्जांपल बैक जो डैम है वो फुल हो चुका है, डैम का हमेशा बैक वाटर रीजन होता है, अगर रेन अच्छा आता है तो ऑब्वियसली जो डैम का पानी है वो कहाँ पर चला जाएगा, बैक वाटर जो एरिया है वहां पर चला जाएगा। तो इस जगह पर जो भी विलेजेस वगैरह होते हैं या जो भी लोकेलिटीज होती है, दे आर ऑलवेज अंडर द थ्रेट ऑफ दिस, कि कभी भी वो सबमर्ज हो सकती है। अगर ऐसे होता है तो हेवी रेन आ गया या क्लाउड बर्स्ट हो गया, इस टाइम पर यहाँ पर ऐसे हो सकता है। सो दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। इनको वहां से उठाकर कहीं और बसाना पड़ता है इन लोकेलिटीज को। क्योंकि सी अगर टाउन है तो वहां पर अलग अलग इंडस्ट्रीज होगी, सारा का सारा हमको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर, एंड इनके लिए गवर्नमेंट को, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग उनको एक्चुअली उनका जो भी वर्क प्लेस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बराबर है ना। सो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर। moreover this can also submerge forest and well fertile land also. Now second point आता है, the obstruction of the flow of river water may have adverse effect on the living world in the river. तो वाटर को स्टोर करने के लिए एक्चुअली हम क्या करते हैं, वहां से जाने वाली जो रिवर होती है उसको बंद कर, मतलब उसका फ्लो बंद कर देते हैं, है ना।
एंड देन उसमें और वाटर ऐड होके होके वो वाटर रिजर्वायर बनता है, बराबर है। सो जो फ्लोइंग रिवर है उसको हमने अभी क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से उसमें जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर हो गए 2 पॉइंट्स ये। नाउ कोयना डैम महाराष्ट्र में है, यहाँ पर भी बहुत बार अर्थक्वेक के ये हमको मिलते हैं, वेव्स मिलती है। यहाँ पर हमको कैपेसिटी कितनी वाटर स्टोरेज की वो दिया। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज द यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना बहुत पहले से विंड को यूज करके पानी निकालना, राइट। देन जो फ्लोर मिल्स होती है, हम्म, वो चलाना, ये सारी चीजें बहुत पहले से ही हम लोग करते थे। नाउ इसी तरीके से इसी विंड की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सीख गए बाद में। सो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, द मशीन which converts the kinetic energy of wind to electrical energy, it is called as wind turbine। हमने steam turbine देखा हुआ है, जिससे रन होगा, स्टीम से रन होने वाला टरबाइन स्टीम टरबाइन। तो इसी तरीके से यहाँ पर विंड से रन होने वाला टरबाइन जो है उसको हम बोलेंगे विंड टरबाइन। नाउ एज द विंड स्ट्राइक्स द, आपने देखा है विंड विंड एटलीस्ट पास से नहीं, बट हम ट्रैवल करते तो हम लोगों ने कहाँ पर होते जनरली, हाँ वहां पर क्यों होते, हाँ जो वेलोसिटी होती है विंड की वो ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली ये जो मतलब विंड विद यूजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, जो भी हमको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं इस तरीके से वो इसी एरियाज पे किए जाते हैं जहां पर विंड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, राइट। सो एज द विंड स्ट्राइक्स द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन, क्या होंगे, ब्लेड्स मूव करेंगे। नाउ ब्लेड रोटेट होंगे तो ब्लेड्स का जो एक्सिल होता है, एक्सिल का मीनिंग पता है ना, एक्सिल इज अ पॉइंट जहां पर ये सारी ब्लेड्स एक साथ आते हैं। आप लोगों ने 26 जनवरी 15 अगस्त को फ्लैग घुमाए होंगे ना हाथ में लेके। तो अगर उसको हम एयर में सिर्फ ऐसे करते हैं तो उसका ऊपर का जो लाइक वो विंडमिल के जैसे ही काम, विंडमिल इसी बेस पर काम करती है, वो घूमता है। वहां पर जो एक छोटा सा रॉड जैसे होता है, राइट, तार होता है, तार, तो वो तार जो है वही यहाँ पर एक्सेल होता है windmill का। So the axle of the turbine, it is connected with the electric generator through the gearbox। आपके vehicles, साइकिल सबको gearbox होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं, राइट। तो गियर वाली साइकिल, राइट, स्पीड उसका इतना ज्यादा क्यों होता है नॉर्मल साइकिल की वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। सो द फंक्शन ऑफ गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज द रोटेशंस पर यूनिट टाइम। तो गियर बॉक्स क्या हेल्प करेगा, पर यूनिट टाइम में जो रोटेशंस है जनरेटर के वो ज्यादा कर देगा। सो thus the rotating blades drive the turbine and the turbine in turn drives the generator to generate the electricity। Now ये जो डायग्राम है इसमें ये स्टेजेस दिखाए, विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ऐसी जगह पर हम जो विंड मिल्स है उनको लगाएंगे वहां पर एक्चुअली। देन द विंड टरबाइन विथ लार्ज फिन्स, जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। सिमिलरली यहाँ पर एनर्जी फ्लो चार्ट दिया है, काइनेटिक एनर्जी इन विंड, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, एंड लास्टली हमको मिलता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो विंड टर्बाइन्स विद द कैपेसिटी right from less than 1 kilovolts watt, sorry, to about watt, watt ना, watt ना, मी watt म्हणते, maybe anything, volt, that is different, this is watt, this is watt। वोल्टेज हम इलेक्ट्रिसिटी का होता है ना, राइट ना, हाँ, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी बट वैट एंड वोल्टेज इट इज डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, राइट ना।
सो दिस इज किलोवाट टू अबाउट 7, ये क्या है ना, एंड अगर यहाँ पर m स्मॉल होगा तो मिलीवॉट। हाँ, दीज आर कमर्शियली अवेलेबल। अभी ये यहाँ पर विंड टरबाइन की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर हमको दी है कि कितना अवेलेबल होता है। नाउ ये डिपेंड किस पर करता है कि विंड की वेलोसिटी, जहाँ पर हम ये प्लांट खड़ा करने वाले हैं वहां पर क्या वेलोसिटी है विंड की, वो देख के हम इसमें से, इस रेंज में से टरबाइन को चूज करेंगे, राइट। So depending upon the wind velocity available at the site of installation, the wind turbine with specific capacity is selected. The wind velocity at specific location depends on the geographical factors. जो जो सी शोर्स होते हैं वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है, या हाई माउंटेन्स वगैरह जो है उसके ऊपर अगर लगाते हैं तो वहां पर हाई वेलोसिटीज होती है। यानी यहाँ पर एक ड्रॉबैक का क्या मिलेगा हमको, हम लोग इस तरीके से जो पावर प्लांट्स है यूजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, ये हर जगह पर नहीं कर पाएंगे, स्पेसिफिक प्लेसेस पर ही कर पाएंगे जहाँ पर वेलोसिटी विंड की ज्यादा होती है। ये एक यहाँ पर सिर्फ छोटा सा ड्रॉबैक होता है। So wind velocity is usually high on seashores, and that environment is appropriate for installation of wind turbine. Wind energy is a clean energy source. However, the wind velocity necessary for wind energy generation is not available everywhere. So in that sense, wind energy is limited. ये limited जगह पर ही इस तरीके के plants हम खड़े कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर वेलोसिटी कम होगी तो ब्लेड्स की जो लेंथ होती है वो भी यानी छोटे होते हैं। सिटीज में मतलब हमारी जैसी सिटीज में नहीं, बट जो कि हाई अल्टीट्यूड पर है वहां पर इस तरीके से छोटे छोटे विंडमिल्स किए जा सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग द सोलर एनर्जी। यहाँ पर सोलर एनर्जी यानी जो सन से लाइट रेज आते हैं उनको यूज करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने वाले हैं। ना ये दो वेज में ये पावर प्लांट्स होते हैं। एक होता है कि डायरेक्टली फ्रॉम द सन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो कि डीसी फॉर्म में यानी डायरेक्ट करंट के फॉर्म में होती है, ठीक है। एंड दूसरा जो वे है दैट इज वहां पर अगेन ये जो सोलर एनर्जी है या सोलर रेडिएशंस होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है थर्मल एनर्जी में यानी हीट एनर्जी में फर्स्ट, एंड देन इस हीट एनर्जी से टरबाइन रोटेट करके जो पहले वाले फॉर्म थे उस तरीके से। तो दीज आर द टू वेज जहां पर हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझ में आ रहा है इतना? So using the energy in the sunlight, electric energy can be generated in two ways. In all the above methods of electricity generation which we have studied till now, the electric generator is driven by some source. बराबर है ना, जितने भी हम लोगों ने अब तक के मेथड्स देखे, using steam, using coal, using natural gas और using power plant, any भी सब इसमें हमने क्या देखा कि टरबाइन को मूव करने के लिए कोई तो एनर्जी सोर्स की नेसेसिटी होती है। तो ये जो फर्स्ट टाइप है जिससे हम सोलर एनर्जी जिसमें यूज कर रहे हैं वहां पर इस तरीके से टरबाइन को मूव करने की लिए जरूरत ही नहीं होती क्योंकि वहां पर हम टरबाइन यूज ही नहीं करते, ठीक है। सो जो दो मेथड्स है, एक में टरबाइन को हम यूज करेंगे, एक में टरबाइन को हम यूज नहीं करेंगे। सो फर्स्ट इज द मेथड जिसमें हमको टरबाइन यूज ही नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जहां पर टरबाइन यूज होता है वहां पर ये प्रिंसिपल यूज होता है, राइट। एंड यहाँ पर इस मेथड में हम लोग उस मेथड को या उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो जो भी मेथड्स हमने सीखे उसमें सोर्स लगता है, एनर्जी सोर्स लगता है टू मूव द टरबाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग making use of the principle of electromagnetic induction.
However, electric energy can be generated directly from the solar radiations without using any generator or without using the principle of electromagnetic induction. ना इसमें जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं. ठीक है. नाउ सोलर फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. नाउ ये जो होता है ये डीसी करंट होता है ना, इसीलिए इसके यूजेज जो होते हैं वो थोड़े बहुत पहले लिमिटेड होते हैं. जहाँ पर डीसी करंट यूज होता है ऐसे ही अप्लायंसेस में हम इसको यूज करेंगे. बट नाउ वी आल्सो नो हाउ टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी. जो भी हमारे होम अप्लायंसेस होते हैं मिक्सर वगैरह 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 ये कैसे सारे एसी अल्टरनेट करंट पर चलने वाले. तो डीसी को अल्टरनेट करंट में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम लोगों को अभी पता है. सो इन दिस वे सोलर एनर्जी अब हर जगह पर यूज की जा सकती है. एंड सेकेंड मेथड जो है, in the second method the energy in solar radiation is converted into thermal energy, that is heat energy first, and then the turbine generator system is driven using that thermal energy, and at the end we get the electricity. दो मेथड समझ में आ गए क्या है. फोटोवोल्टिक सेल देखना है अभी नहीं कल. ये दिखने में ऐसे लगता है कि डिफिकल्ट होगा, बहुत सिंपल है.